मेरा पति अपने मोहल्ले में देसी जड़ी बूटियों के वैद्य के नाम से मशहूर था। जब उससे मेरी शादी हुई थी तब वो मुझसे 20-22 साल बड़ा था, लेकिन वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं था। हैरत की बात तो ये थी कि वो बांझ मर्दों का ऐसा इलाज करता था कि उसके यहाँ औलाद हो जाती। मैं हैरान होती कि आखिर मेरा पति ऐसी कौन सी दवाई देता है जिससे औलाद हो जाती है। एक रात मैंने अपने पति को नींद की गोली खिलाकर जैसे ही उसकी दुकान में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर तो मेरी चारों बहनें। मेरा नाम तनुजा है। मेरी उम्र 19 साल थी जब घरवालों ने मेरी शादी कर दी। दरअसल मेरी शादी नहीं हुई थी बल्कि मुझे बेच दिया गया था। जी हाँ, मुझे मेरे माँ बाप ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए बेच दिया था और उन्होंने इस बात को कुछ बुरा नहीं समझा। मुझे खरीदने वाला व्यक्ति एक 40 साल का इंसान था जो बहुत ही मशहूर देसी जड़ी बूटियों का वैद्य भी था। हम लोग गांव में रहते थे और गांव में पहले भी ये सब कुछ होता था कि लोगों ने अपनी बेटियां दी और उनके बदले पैसे ले लिए। इस बात को हमारे यहाँ बुरा नहीं समझा जाता था। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक ऐसे इंसान से मुझे ब्याह दिया गया था, पता नहीं वो मुझे खुशी दे सकता था या नहीं। घर वाले इस बात पर खुश थे कि उसका अपना घर है, घर में खाना पानी है, दौलत की रेल पेल है और सास ससुर भी नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन मैं सारा दिन बस उस घर में काम करती रहती थी। वहां पर मुझे मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं था। इस आदमी के लिए सिर्फ मैं एक नौकरानी थी। इसका घर साफ करना, इसके लिए खाना बनाना। वो मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था। उसने एक छोटा सा कमरा बना रखा था। वो सारा दिन उसी कमरे में बैठा रहता था। वहीं पर उसको चाय नाश्ता पानी खाना सब कुछ चाहिए होता था। अगर मुझे देने में जरा सी भी देर हो जाती थी तो वो मुझे बहुत बुरी तरह से डांटता था और कहता था कि बदतमीज औरत, किसी काम की नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग से बना दिया कर। दिन रात मेरी बेइज्जती हो रही थी। इसने मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं की कि चलो पहले दिन की दुल्हन है। बस वो इसी तरह से मुझसे बात करता था जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ और पहले से हूँ। मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि तुमने मुझे खरीदा है, क्योंकि उसने तो मुझे खरीदा ही था। मैंने एक रात अपने पति से कह दिया कि मेरे कमरे में आकर सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। असल में मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं बस अपने पति के साथ अपना रिश्ता शुरू करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम भी पति पत्नी की तरह रहें। वो मुझे नौकरानी बनाकर ना रखे। और मुझे मेरी माँ ने भी समझाया था कि औलाद हो जाएगी तो फिर ससुराल में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जब औलाद हो जाती है तो पति औरतों की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, एकदम लाइन पर आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये हमारे बच्चों की माँ है। एक औरत को इज्जत भी मर्द से ही मिलती है। अगर तुमने बेटा पैदा कर दिया तो फिर तुम्हारे वारे के न्यारे हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ रखा गया है तुम वही काम करो और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान हो गई कि इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता। अब मेरी उम्र गुजर चुकी है। मुझे ये बात पहले समझ नहीं आई क्योंकि मैं खुद कौन सी पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया तो फिर मैं समझ गई कि मेरा पति बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। अब उसमें ये खूबी नहीं रही थी, लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह हैरान करने वाली थी क्योंकि वो लोगों को शर्त लगाकर इलाज किया करता था। वो लोगों का औलाद होने का इलाज किया करता था। तो फिर वो अपना इलाज क्यों नहीं कर रहा था? क्या वो लोगों से झूठ बोल रहा था? ये मेरी समझ से बाहर था। मेरे पति के साथ एक लड़का भी काम करता था जिसका नाम विक्रम था। उसकी उम्र बिल्कुल मेरे जितनी ही थी। वो कभी कभी अंदर चाय पानी लेने के लिए आ जाता था क्योंकि पूरे दिन मरीज आते जाते थे। एक बात बहुत अजीब थी कि मेरा पति हर मरीजों की बहुत इज्जत करता था। कोई भी मरीज आता तो उसके लिए चाय पानी जरूर मंगवाता था। उसके पास जो भी आता वो उसको यही कहता कि आप बैठिए, चाय पानी पीकर जाना। उसे दवाई लेनी होती या नहीं ये वही जानता था, इसलिए सारा दिन इस घर में चाय पानी चलता ही रहता था। मैं पूरा दिन किचन में खड़ी रहती थी और विक्रम बेचारे के भी चक्कर लगते रहते थे। इस तरह हमारी आपस में बातचीत हो जाती थी। वो बार बार आकर कहता कि 4 कप चाय बना दो, फिर वो भी हंसने लगता और मैं भी। वो कहता कि आप भी क्या सोचती होंगी कि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं चल रहा है जो इतनी चाय बनती है। और विक्रम ने कहा कि पहले मैं खुद ही चाय बनाया करता था, लेकिन अब मालिक कहते हैं कि तुम चाय ना बनाओ और मेरी सैलरी भी आधी कर दी है। इस तरह आते जाते मुझ में और विक्रम में बातें होती रहती थी। मुझे उससे बातें करना अच्छा लगने लगा था क्योंकि मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। विक्रम को मैंने ये भी बता दिया कि ये मुझे खरीद कर लाया है
उसने अपने कानों को हाथ लगा दिया। उसने कहा कि एक तरफ तो ये इतने संस्कारी बनते हैं, वैद्य हूं, हम लोग खानदानी वैद्य हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत, किसी की बेटी को खरीदना। विक्रम ने कहा कि जो लोग बेटी बेचते हैं उनका कसूर नहीं होता, कसूर तो खरीदने वाले का होता है, क्योंकि अगर खरीदार ना हो तो माल कोई भी नहीं रख कर बैठता। सच में ही मेरे माँ बाप तो मजबूर थे, मेरी 4 बहनें और भी थी, लेकिन इसकी क्या मजबूरी थी जो इसको किसी की बेटी खरीदनी पड़ गई। ये किसी से सही तरह से शादी भी तो कर सकता था। वो मुझे ये भी बताता था कि उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे, 3-4 दिन का सफर तय करके इस छोटे से गांव में आते थे, और साथ ही मेरे पति ने छोटा सा कमरा भी बना रखा था जिसमें वो लोग रहते थे, और उसके पैसे वो अलग से लेता था। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पर भी थी कि मेरे पति ने आज तक मेरे लिए तो कोई चीज नहीं ली, फिर वो पैसे कहाँ जा रहे थे। मेरा अपने घर वालों से बात करने का बहुत दिल कर रहा था। मेरी मम्मी पापा में से किसी के पास भी फोन नहीं था, लेकिन मोहल्ले में एक आदमी के पास फोन था जो कुछ साल बाहर की कंट्री में रहकर भी आया था। मुझे उस आदमी का नंबर अच्छी तरह याद था। मैंने विक्रम से कहा कि मेरे माँ बाप को फोन मिला दो ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। थोड़ी देर लगती थी, लेकिन वो अपने किसी बच्चे को भेजकर मेरे माँ बाप को बुलवा ही लेता था। उसने कहा कि बुलाता हूँ तुम्हारे माँ बाप को, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा कि तुम्हारे घर को तो ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं है। मैं हैरान थी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। वो तो कहीं जाते भी नहीं थे, उन्हें कहीं जाना होता तो वो सोचते थे कि किराया लग जाएगा, फिर वो सब के सब कहाँ चले गए थे। मुझे बहुत हैरानी भी हुई। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद कोशिश करूंगी। बार बार विक्रम को कहना भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये बात मेरे पति को पता चल जाती कि मैंने विक्रम के नंबर से कॉल की है तो बुरा मान जाता कि मुझे क्यों नहीं कहती। जब मैंने कहा था तो उसने मना कर दिया था। उसने मुझे कहा कि तुमको विदा करके नहीं लाया हूँ, खरीद कर लाया हूँ उन लोगों से, और उन्होंने भी मुझसे अच्छी खासी रकम ली है। अब क्या उनसे मेल मिलाप रखना है? दुकानदार से चीज ले ली जाती है, उसके बाद उसे रिश्तेदार नहीं बना लेते। मेरे पति की बातें अपनी जगह ठीक थी, मेरे मम्मी पापा ने गलत किया था। एक बार विक्रम से बातें करते करते मेरी जबान से एक बात निकल गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अगर उसने ये बात मेरे पति को बता दी तो फिर मेरा क्या होगा। एक खरीदी हुई लड़की से दोबारा शादी कौन करेगा? मैंने उससे ये कहा कि दूसरों का इलाज करता है मेरा पति, अपना इलाज क्यों नहीं करता? तो वो बात को समझ गया। उसने कहा कि आपको किसने बताया? मैंने कहा खुद मेरे पति ने, उसी ने मुझे अपनी जबान से ये बात कही है। तो फिर विक्रम ने अपना सर पकड़ लिया। तो फिर वो आपको क्यों लेकर आया है? आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी तो उस वक्त बर्बाद हो गई थी जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बेच दिया था, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ। मैं समझती थी कि घर में बहुत ज्यादा गरीबी है। मेरी 4 बहनें और थी जो जवान थी और शादी के काबिल थी। मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें बेच रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये सब नहीं करेंगे, और मैं भी यही चाहती थी। मैंने अपनी छोटी बहनों के लिए ये बलि दी थी, और मेरी बलि का कोई फायदा नहीं हुआ था। सोचा था कि जो लेकर जा रहा है उसने कीमत दी है और मुझसे शादी की है, लेकिन हमारी शादी ना होने के बराबर थी। ऐसे में विक्रम की तरफ मेरा दिल लग जाना कोई अजीब बात नहीं थी। मैं उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहाने बहाने से उससे बात करती थी। वो दूर से आ रहा होता था। चाय के बारे में कहने के लिए तो मैं उसको देखते ही कहीं खो जाती थी। वो मुझे बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत लगता था। वो भी मेरी उम्र का था। शायद वो इतना हसीन नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसे देखकर दिल को सुकून सा मिलता था, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो भी मुझे पसंद करता है। एक दिन मेरे हाथ पर छुरी लगी तो वो तड़प उठा था। उसने फौरन मेरे जख्म को अपने हाथ में पकड़ लिया और उस पर बर्फ लगाने लगा। उसके इतने करीब जाकर मैं भी कहीं खो गई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और शायद उसको अपनी औकात याद आ गई थी और मुझे मेरा पति, और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन एक औरत पहचान जाती है कि मर्द के दिल में क्या है, और मैं भी पहचान चुकी थी। वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे पति से डरता था। मेरा पति भी तो मुझे खरीद कर लाया था। उसने मुझसे शादी की, लेकिन उसकी नजरों में इस रिश्ते की कोई औकात ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो अजनबियों की तरह रहते थे। वो सारा दिन अपने कामों में बिजी रहता था। उसे सिर्फ इस घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी जिसको उसे सैलरी ना देनी पड़े, और उसने यही सब किया था। एक दिन विक्रम ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। उसने कहा कि आजकल मुझे आपके पति कमरे के अंदर नहीं जाने देते, बल्कि बाहर से ही वापस भेज देते हैं, और इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। मैंने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि मुझे मना किया गया था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने कमरे से अजीब तरह की आवाजें सुनी है। पहले तो वो मुझे उस कमरे के अंदर जाने देते थे। पहले मैं उसी कमरे में रहता था,
और सोता भी वहीं पर ही था। और आजकल मेरी चारपाई बाहर डाल दी जाती है। मैंने विक्रम से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या गड़बड़ हो सकती है? तो उसने कहा कि मुझे लगता है उस कमरे के अंदर कोई है जो कि वहां पर रह रहा है, और आपका पति नहीं चाहता है कि हमें इस बारे में पता चले, क्योंकि मैंने उसे वहां पर खाना ले जाते हुए भी देखा है। मैं हैरान हुई थी कि मुझे तो खाना बनाने के लिए नहीं कहा था। इसका मतलब कि मुझसे भी बात छुपाई जा रही थी। कौन था उस कमरे में, मेरे लिए ये जानना जरूरी था। वैसे भी मेरा पति कमरे में नहीं बैठा रहता था, लेकिन आजकल तो कुछ ज्यादा ही वहीं पर बैठा रहता था। इसलिए मैंने विक्रम से कहा कि हमें जानना ही होगा कि उस कमरे के अंदर कौन है। उन्होंने कहा कि हम पकड़े जाएंगे तो आपको सीधी तलाक हो जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी ये रिश्ता रिश्ते जैसा नहीं है। मेरे पति के झूठ खत्म ही नहीं हो रहे थे, और ना ही चरित्रहीनता। एक तो ये कि उसने मुझे खरीदा और उसके बाद लोगों से ये झूठ बोलता था कि मैं बांझपन कर शर्त लगाकर इलाज करता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो अपना इलाज क्यों नहीं किया? और अब ये कि कमरे में किसी को रखा हुआ था। एक दिन मैंने उससे बातों बातों में ये बात पूछी तो उसने मुझे डांट दिया कि अपने काम से काम रखो। मैंने विक्रम को कहा कि किसी तरह मेरे पति के खाने में नींद की दवाई मिला दो ताकि हम उस कमरे के अंदर जा सके। ये काम बहुत मुश्किल था। जब मैंने उसे कहा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर मैंने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी तो नहीं हो ना। मैंने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा साथ देगा, और उसने ऐसा ही किया। वो दिन बहुत ही अजीब था। हम लोग बहुत डरे हुए थे। मेरे पति को बेहोश करना बहुत आसान था क्योंकि वो हम पर भरोसा करता था। उसने उस कमरे में बहुत सारा खाना भेजा और उसके बाद खाने में मैंने नींद की दवा मिला दी थी, लेकिन न जाने क्यों शायद उसको शक हो गया। उसने विक्रम को अपने पास बैठाकर बचा हुआ खाना उसे भी खिला दिया, लेकिन मेरे पति ने खाना पहले खाया था, इसलिए वो पहले बेहोश हुआ। मैं दूर खड़ी देख रही थी। विक्रम भी बेहोश हो चुका था। अब मुझे उस कमरे के अंदर अकेले ही जाना था। मैं बहुत डरी हुई थी। रात का वक्त था। पता नहीं उस कमरे में कौन सोता था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि वहां पर कोई मौजूद जरूर है। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर तो मेरी चारों बहनें बैठी थी। वो मुझे देखते ही दीदी दीदी करती हुई मेरे गले लगी। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम लोग, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो उनको वहां देखकर हैरान ही रह गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। एक बहन ने रोते हुए मुझे बताया कि बाबा ने हमें भी इस इंसान को बेच दिया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे यकीन दिलाया था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन शायद उनको यही अच्छा सौदा लगा था। और ये इंसान भी कितना घटिया इंसान था जिसने उनको नोट दिखाए और उसने मेरी बहनों को भी खरीद लिया, और न जाने उसने उनको इस कमरे में क्यों रखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या होता है यहाँ पर? तो वो कहने लगी अभी तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अजीब अजीब तरह के लोग आते हैं। मैंने कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने उनको वहां से भगाया और विक्रम को होश में लाने की कोशिश की। उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था। जब मैंने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंका तो वो जाग गया। मैंने अपने पति को चारपाई के साथ बांध दिया और बहनों को वहां से लेकर निकल गई। हम सारे पुलिस स्टेशन चले गए और हमने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। पुलिस ने मेरे पति को पकड़ लिया। हम सारी बहनों से बयान लिया। मुझे पता था मेरा पति वहां क्या करने वाला था। मेरा पति मेरी बहनों को इस्तेमाल करने वाला था। हमने पुलिस को कहा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो उसने ये बात अपने मुंह से एक्सेप्ट की कि मेरे पास बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं और मैं उनसे गलत काम करवाने वाला था। जब उसने ये बताया कि इस बात के बारे में मेरे माँ बाप को भी पता था तो हम हैरान ही रह गई। हमने अपने माँ बाप से भी मिलने से मना कर दिया। ऐसी भी क्या बात थी कि उन्होंने ये सब कुछ किया। मैंने अपने पति को तलाक दे दी। पुलिस वालों ने उस पर जुल्म किया तो सबसे पहले उसके मुंह से तलाक का शब्द ही निकला, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी। अब हम 5 बहनें थी और एक अकेला विक्रम। लेकिन पुलिस में जब हमारा केस चल रहा था तब एक आदमी जो कि बहुत ही अमीर आदमी था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम लोगों को छोटा सा कारोबार और घर बनाकर दे दूंगा। उसने हमें एक किराए का घर दिया जिसका किराया देने का उसने 1 साल तक का वादा किया, और उसने हमें इतने पैसे दिए जिनसे हमने एक छोटा सा कारोबार बना लिया। कारोबार सेट होने के बाद मैंने विक्रम से शादी कर ली और अब हम लोग साथ रहते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। 2 बहनें बहुत छोटी थी, उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बाकी घर में काम करती है और मेरा हाथ बटाती है। मैं विक्रम के साथ बहुत खुश हूँ और मेरा पति अभी तक जेल में है। उसने सब लोगों के साथ झूठ बोला था और वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। मेरे माँ बाप ने जो भी किया हमने उन लोगों को माफ कर दिया,
लेकिन हम लोग उनसे मिलते नहीं थे और उनके लिए यही काफ़ी था कि हमने उनको माफ़ कर दिया और उन्हें जेल में नहीं डलवाया। उनके एहसानों का बदला हमने इस तरह उतार दिया। लेकिन अब हम उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं। इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन मजबूरी में इस हद तक गिर जाता है। ये सोचकर आज भी मैं हैरान हुई। अब मेरी बहनें मेरे साथ हैं और उनकी इज्जत की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम बहुत अच्छा इंसान है। वह हम सबका बहुत ज़्यादा साथ देता है। उसके साथ होने से ही हमें एहसास होता है कि हम सब सुरक्षित हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।